गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का बीएससी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में अपन ने टाइप टू के जो कोलाइडी विलियन था उसके बारे में पढ़ा था, जो इमल्सन या फिर द्रव का द्रव में कोलाइड था। ठीक है, द्रव द्रव मिलकर एक इमल्सन का फॉर्मेशन करते हैं जिसे अपन पायस भी कहते हैं। ये दो प्रकार का था, जल में तेल पायस या फिर तेल में जल पायस। ठीक है, उसके पश्चात अपन ने इसको प्रभावित या फिर निर्धारित करने वाले जो कारक थे उनके बारे में अध्ययन किया था कि जैसे दोनों दरों का तुलनात्मक अनुपात है वो इमल्सन का निर्धारण करता है या फिर जो पृष्ठ तनाव है वो इसका निर्धारण करता है। इसके पश्चात अपन ने पायस निर्माण की कुछ विधियाँ पढ़ी थी, जिसमें था कि पायस को जल में घोलकर अपन उस पायस का निर्माण कर सकते हैं या फिर पायस को तेल में घोलकर, या फिर एक थी कि नेलसेड साबुन विधि, नवजात साबुन विधि थी, उसके द्वारा भी अपन कर सकते हैं। ठीक है, उसके पश्चात अपन ने ब्रेनकॉर्ट का जो मत था पायस निर्माण के लिए उसके बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट आज का टॉपिक है हमारा पायसी कारक या इमल्सिफायर्स। सामान्यतः पायस सामान्यतः स्थायी होते हैं, अतः इन्हें स्थायित्व प्रदान करने के लिए जिन पदार्थों का उचित मात्रा में प्रयोग किया जाता है उसे अपन क्या कहते हैं, पायसी कारक या फिर स्थायी कारक। पायस जो नॉर्मली होते हैं वो क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, लेकिन पायस को जो स्टेबिलिटी प्रदान करने के लिए अपन जो केमिकल उसके अंदर डालते हैं या फिर कुछ पदार्थों का जो यूज करते हैं जो कि पायस की स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं, स्टेबलाइजिंग एजेंट या फिर इमल्सिफायर। ठीक है, विभिन्न प्रकार के पायसी कारक पदार्थ हमें ज्ञात हैं। कौन कौन से उदाहरण देखते हैं पायसी कारक के। पहला है कि ध्रुवीय समूह युक्त लंबी श्रृंखला वाले यौगिक। ठीक है, पोलर जिसके अंदर ग्रुप होते हैं, ठीक है, जिसका लॉन्ग चेन और पोलर ग्रुप प्रेजेंट हो। उदाहरण के लिए साबुन है, अपमार्जक है, सल्फोनिक एसिड है और सल्फेट्स है। पायसी कारक गुण के कारण ही ये कपड़ों तथा बर्तनों की सफाई करने में क्या होते हैं, समर्थ होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बहुत से दरअसल कोलाइड भी पायसी कारक की भांति व्यवहार करते हैं, जैसे प्रोटीन है, गोंद है और जिलेटिन है। दूध में पायसी कारक का कार्य कौन कैसिन नामक प्रोटीन करता है, ध्यान रखना। दूध के अंदर कौन सी प्रोटीन होते हैं, कैसिन, जो कि एक इमल्सिफायर का कार्य करती है। कुछ अविलेय चूर्ण भी पायसी कारक होते हैं, जैसे क्ले है, कार्बन ब्लैक है, कैल्शियम कार्बोनेट है, फेरिक हाइड्रोक्साइड है और सल्फेट है। नेक्स्ट है कि विलेयशील पदार्थ जैसे आयोडीन भी क्या पायसी कारक की भांति कार्य करता है। अब है कि पायसी कारक की भूमिका, इमल्सन के अंदर जो इमल्सिफायर है उनका क्या रोल होता है। पायसी कारक पदार्थ दो तरीके से कार्य करता है। पहला है कि पायसी कारक एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य की तुलना में अधिक विलेय हो सकता है। मतलब पायस के अंदर दो स्टेट होती है, एक थी परिक्षिप्त परावस्था और एक परिक्षेपण माध्यम, दोनों ही क्या होती है, द्रव होती है। तो जो पायसी कारक होता है, इमल्सिफायर होता है, वो क्या होता है, दोनों द्रव्यों में से एक में क्या हो सकता है, अधिक सोल्यूबल हो सकता है। इस प्रकार की परिस्थिति में जिस द्रव्य में कम विलेय होते हैं उस द्रव्य की बूंदों के चारों ओर सुरक्षात्मक आवरण का निर्माण करते हैं तथा इन्हें समीप रहने से रोकते हैं। ठीक है, जिस द्रव्य के अंदर पायरेसी कारक होता है वो कम विलेय होते हैं, वो क्या करेंगे, उसके बूंदों के चारों तरफ क्या करेंगे, एक प्रोटेक्शन लेयर का फॉर्मेशन कर देंगे, जिसकी वजह से वो दोनों द्रव्य आपस में मिले नहीं या फिर मिलकर किसी प्रकार का कोगुलेशन या फिर स्कंदन ना करें। ठीक है, उदाहरण के लिए उदासीन साबुन जो जल में अधिक विलयशील है, तेल में ओ पर डब्ल्यू प्रकार के पायस का निर्माण करती हैं, तथा अम्लीय साबुन तेल में अधिक विलय हैं जो जल में डब्ल्यू प्रकार के पायस का निर्माण करती हैं। ठीक है, अगर अपन उदाहरण देखें, जैसे अपन न्यूट्रल अगर साबुन देखते हैं, उदासीन साबुन देखें, तो जो जल के अंदर ज़्यादा विलयशील होता है, जो नॉर्मली अपन यूज़ लेते हैं डेली रूटीन लाइफ में, तो क्या होगा, वो जल में ओ डब्ल्यू प्रकार के पायस का निर्माण करेगी जल और तेल में। ठीक है, तो क्या करेगी, तेल की बूंदों के चारों ओर एक पायसी कारक का निर्माण कर लेगी और जल के अंदर ज़्यादा घुलनशील होगा। उसी प्रकार अगर अपन अम्लीय साबुन की बात करें जो तेल में अधिक विलयशील होगा, क्या करेगा, जल में डब्ल्यू प्रकार के पायस का निर्माण करेगा, अर्थात जल की बूंदों के चारों तरफ एक प्रोटेक्शन लेयर का फॉर्मेशन कर लेता है। सेकंड है कि पायसी कारक दोनों दरों में विलय हो सकता है, लेकिन दोनों द्वारा समान रूप से गिला नहीं होता। ठीक है, जैसे समझ सकते हैं कि ये कार्बन ब्लैक अथवा धुएं के कण
जल की अपेक्षा मिट्टी के तेल द्वारा अधिक गीले होते हैं, ठीक है। इस प्रकार ठोस कणों की सतह उस द्रव्य के संपर्क में अधिक होती है जो उसे अधिक गीला कर, अधिक गीला का मतलब क्या ये हुआ कि अवशोषण किस द्रव्य के द्वारा ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। जैसे अपन कार्बन ब्लैक अथवा या फिर धुएं के कणों की बात करें, ठीक है। अगर अपन ने उसे वाटर और केरोसिन के कांटेक्ट में लाए तो केरोसिन का उसके ऊपर अधिशोषण ज़्यादा होगा, मतलब केरोसिन के जो पार्टिकल्स है इनके प्रकार में मिलेगी या फिर जो धुएं के कण उनके ऊपर ज़्यादा अधिशोषित हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो गीला मतलब ज़्यादा अधिशोषण की वजह से गीला रहता है, ठीक है। इस प्रकार जो ठोस की सतह पर उस द्रव्य के संपर्क में अधिक होती है जो कि अधिक अधिशोषण होता है या फिर अधिशोषित होता है। किसी पारस्परिक पदार्थ का स्थायित्व निम्न कारकों पर निर्भर करता है। अब अपन स्टेबिलिटी देख लेते हैं इमल्सिफायर की। जैसे छोटी बूंदों या परत में उपस्थित विद्युत आवेश पर रक्षात्मक आवरण या अंतरापृष्ठीय परत की मोटाई तथा सुगठित विन्यास पर परिक्षेपण माध्यम की क्या श्यानता पर और दोनों द्रव्य के घनत्व में अंतर की मात्रा पर। अब है कि पायसों के उपयोग। साबुन में प्रमाणजकों में होता है, ठीक है। मेडिसिनल यूज है इसका, और जो भी मरहम क्रीम और लोशंस आते हैं डेली रूटीन लाइफ में यूज होते हैं उनके अंदर भी इसका यूज होता है। नेक्स्ट अपना टॉपिक है टाइप 3, मतलब टाइप तीसरे प्रकार के जो कोलाइडी विलियन है वो, अर्थात द्रवों का ठोस प्रावस्था में कोलाइडी विलियन अथवा जेल, ठीक है, या फिर द्रव में ठोस, ठीक है। पहला सोल था, पहला प्रकार क्या था, सोल था। दूसरा था इमल्सन और तीसरा क्या है, जेल है, ठीक है। तो ओस्टवाल के अनुसार जेल एक ऐसा कोलाइडी अर्ध ठोस तंत्र है जिसमें द्रव प्रावस्था भरपूर मात्रा में क्या होती है, उपस्थित होती है, ठीक है। इस प्रकार द्रव प्रावस्था का ठोस प्रावस्था में कोलाइड विलयन होता है, और जेल में परिक्षेपण माध्यम के रूप में कौन होता है, ठोस, तथा परिक्षिप्त प्रावस्था के रूप में कौन होता है, द्रव पाया जाता है, ठीक है। जेल अपन नॉर्मल डेली लाइफ में देख सकते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है। जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था तो क्या होती है, लिक्विड होती है, और जो परिक्षेप माध्यम होता है वो कौन सा होता है, ठोस होती है। उदाहरण की अगर अपन बात करें, जैसे जेल में सिलिसिलिक एसिड का जेल, जेल में सोडियम ओलिएट का जेल, और जेल में जिलेटिन या दही बूट पॉलिश इत्यादि क्या है, जेल के प्रकार है। जब सोल जैसे जिलेटिन अगार अगार को ठंडा किया जाता है तो वह अर्ध ठोस जेल का आकार ग्रहण कर लेते हैं। इस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, जिलेशन कहते हैं, ठीक है। अब जो कुछ नॉर्मल जैसे सोल है, जिलेटिन हुआ, अगार अगार हुआ, अगर अपन इनको क्या करें, ठंडा कर दें तो भी ये क्या होंगे, सेमी सॉलिड फॉर्म में या फिर जेल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं या फिर उसका आकार ग्रहण कर लेते हैं। इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, जिलेशन कहते हैं। जेली जेल का साधारण नाम है, ठीक है। जेली जेल का साधारण नाम है, जिससे फ्रूट जेली या जैम्स वगैरह जो भी अपन घरों में यूज़ लेते हैं डेली रूटीन लाइफ में खाने के लिए, ठीक है, जैम्स हुई या फिर फ्रूट जेली वगैरह, वो क्या है, जेल का ये एक नॉर्मल डेरिवेटिव है। सेकंड है जीरो जेल। जीरो जेल द्वारा शुष्क जेल को यह नाम दिया गया, ठीक है। जिलेटिन परत, शुष्क अरबी गोंद का टुकड़ा, सेलोपेन पत्र आदि इसके उदाहरण है। अगर जीरो जेल की बात करें तो क्या है कि जेली में 95 या उससे ज़्यादा जिलेटिन, जेली में 95 से 99% और अगार अगार जेली में 99.8% और जेल में वह 0.2 पॉलीसेकेराइड उपस्थित होता है। ये जीरो जेल का कंटेंट था। नेक्स्ट है जेल का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ जेल्स, कि जेल को निम्न आधारों के अनुसार अभी वर्गीकृत किया गया है। पहला है कि परिक्षेपण माध्यम के आधार पर, कि यदि जेल में एल्कोहल जल तथा बेंजीन परिक्षेपण माध्यम के रूप में उपस्थित हो तब उसे अपन कर्म से क्या कह सकते हैं, एल्कोजेल, हाइड्रोजेल या फिर बेंजोजेल, ठीक है। तो परिक्षेपण माध्यम के आधार पर भी इसका नामकरण हो सकता है। सेकंड है कणों के आकार के आधार पर, कि जिस इसके आधार पर जेल कोलाइडी अथवा शुष्क हो सकता है, ठीक है। उदाहरण के लिए अगर अपन बात करें जैसे जिलेटिन जेली, एगार एगार, ये दोनों क्या हैं, कोलाइडी जेल हैं। रासायनिक संगठन के आधार पर देखें कि जो जेल अकार्बनिक विलायक के रूप में मौजूद होते हैं, ठीक है,
उन्हें अकार्बनिक जेल या फिर कार्बनिक विलयक के रूप में उपस्थित होते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं? ऑर्गेनोजेल कहते हैं, ठीक है। अगर इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट के रूप में प्रेजेंट है तो अपन उन्हें क्या कहेंगे? अकार्बनिक जेल। और अगर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के रूप में प्रेजेंट है तो अपन उन्हें ऑर्गेनोजेल भी कह सकते हैं, ठीक है। अब है जेल के गुणों के आधार पर, ठीक है, कैसे वर्गीकृत किया गया है कि जेल को यांत्रिक गुणों के आधार पर कठोर जेल, प्रत्यास्थ जेल, अप्रत्यास्थ जेल तथा कंपानुवर्ती जेल में विभाजित किया गया है, ठीक है। पहला अपन पढ़ते हैं प्रत्यास्थ अथवा उष्मीय या फिर उत्क्रमणीय जेल। इनमें प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है, जिससे ये बल लगाने पर अपना आकार क्या कर लेते हैं? बदल लेते हैं तथा बल हटाने पर पुनः पूर्व अवस्था ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि इनमें ठोस अणुओं के मध्य क्या होता है? लचीलापन होता है, ठीक है। और ये जेल उष्मा के प्रति क्या होते हैं? उत्क्रमणीय होते हैं। तो प्रत्यास्थता का मतलब अपने को पता है, ठीक है। मतलब जैसे अपन कोई फोर्स लगाते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाता है? प्रत्यास्थ हो जाते हैं, ठीक है, अपना आकार बदल लेते हैं। जैसे ही अपने फोर्स हटाया तो क्या होंगे? वापस अपनी पूर्व कंडीशंस के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि इनके ठोस के अणुओं के बीच में क्या होता है? बहुत ही इस लचीला बंध होता है, जिसकी वजह से ये फोर्स लगाने पर अपनी जो एक्चुअल कंडीशन से थोड़ा विचलित हो जाते हैं और बाद में फोर्स हटाने पर वापस अपनी पूर्व कंडीशन में आ जाते हैं, ठीक है। ये जेल उसमें के प्रति क्या होते हैं? उत्क्रमणीय होते हैं, ठीक है। जैसे जिलेटिन है और अगार अगार है। इन जेलों का निर्माण कोलाइडोसोल को ठंडा करके किया जाता है। इस प्रक्रिया में जेल के कण क्या नीचे बैठ जाते हैं एवं प्रत्यास्थ जेल का निर्माण हो जाता है। प्रत्यास्थ जेल के आंशिक निर्जलीकरण से प्रत्यास्थ ठोस प्राप्त होता है, ठीक है, जिससे मूल सोल को केवल जल मिलाकर गर्म करके प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है अप्रत्यास्थ अथवा उष्मीय या फिर अनुत्क्रमणीय जेल के इनमें प्रत्यास्थता का गुण नहीं पाया जाता तथा ये कठोर एवं दृढ़ प्रकृति के होते हैं, ठीक है। अर्थात बल लगाने पर पूर्वावस्था ग्रहण नहीं करते, जैसे उदाहरण है सिलिका जेल या फिर एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। प्रत्यास्थ जेल का रिवर्स हो जाता है प्रत्यास्थ जेल में, ठीक है। उसमें ये क्या होते हैं? अनुत्क्रमणीय होते हैं। शुष्क ठोस में जल को मिलाने पर इनका निर्माण होता है। इनका निर्जलीकरण कराने पर ये या तो कांच जैसी होती हैं, ठीक है, या चूर्ण में बदल जाते हैं। इन जेलों की कठोरता के में समय के साथ क्या होती हैं? वृद्धि होती जाती है। नेक्स्ट इसके आगे का टॉपिक अपने अगले लेक्चर्स के अंदर कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच।